हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू टेट वाला। तो सबसे पहले तो आप इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ये इंस्टा आईडीज दी गई हैं, इनको भी आप फॉलो कर लें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की। ये आपसे पूछ रहा है, रेडियोधर्मी जो तत्व होता है रेडियम, उसकी खोज किसने की, ये आपसे पूछ रहा है। सब तो देखिए इसमें क्या न्यूटन साहब ने रेडियम की खोज की, ये न्यूटन साहब हैं। क्या आइंस्टीन साहब ने रेडियम की खोज की, क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोज की, या फिर मैडम क्यूरी ने। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा। चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मैडम क्यूरी। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है, स्टोन कैंसर आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टोन कैंसर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, स्टोन कैंसर तो हम इसके बारे में आगे बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, ताजमहल दिया गया है, और ताजमहल देखिए यहाँ पे कैसा वाइट है, और यहाँ पे उसके बाद फिर क्या ऐसा हो जा रहा है, पहले यहाँ पे वाइट है, उसके बाद फिर बाद में क्या हो जा रहा है, येलोइश इन कलर हो जा रहा है। तो देखिए ये आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाइट से ये येलोइश इन कलर कैसे हो गया। यहाँ पे बड़ी पिक्चर भी हमने दिखा रखी है ताजमहल की, येलोइश इन कलर में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वाइट कलर का है आपके पास ताजमहल। तो होता क्या है कि ये जो मूर्तियाँ या फिर जैसे ताजमहल है या फिर संगमरमर होता है, तो इसके ऊपर जो गंदगी होती है, तो गंदगी गंदगी में क्या होता है, सल्फेट्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स होते हैं, और आपके फ्लोराइड्स होते हैं, और क्या है, सोडियम होते हैं। ठीक है, गंदगी में। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब बारिश होती है और साधारण वर्षा नहीं होती, वो कौन सी वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो ये अम्ल वर्षा जब होती है तो इन सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और फ्लोराइड्स और सोडियम के साथ में रिएक्शन करके, यानी कि अभिक्रिया करके क्या करता है कि ये जो आपकी मूर्तियाँ या फिर ताजमहल होता है, इसको क्षति पहुंचाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि ये सफ़ेद वाइट से क्या है, येलोइश इन कलर हो जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो आपको ये भी पता चल चुका होगा कि अम्ल वर्षा की वजह से क्या होता है, स्टोन कैंसर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फिर ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। निगेटिव टैग वर्ड यहाँ पे देखिए कौन सा दिया गया, नहीं है। तो देखिए क्या ऑप्शन इसमें आपका हेमेटाइट सही होगा। ये आपके पास हेमेटाइट है, ये आपका बॉक्साइट है, और ये आपके पास जिप्सम है, और ये आपके पास फास्फोरस दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। कह रहा है कि धातु खनिज नहीं है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जिप्सम में यहाँ पे जी होगा, और यहाँ पे बी, ए के बाद यू भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए ये जो जिप्सम दिया गया है, तो जिप्सम का हम फार्मूला भी देख लेते हैं। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम का सल्फेट होता है, और इसके साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी अगर और हम बात करें तो ये हेमेटाइट क्या है और बॉक्साइट क्या है। तो देखिए हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट क्या होता है कि ये आयरन का अयस्क होता है। ठीक है, किसका अयस्क होता है, आयरन का अयस्क होता है, यानी कि ओर ऑफ आयरन होता है। तो इसका फार्मूले की हम बात करें तो फार्मूला हम देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है Fe2O3, इसका फार्मूला होता है हेमेटाइट का। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट क्या होता है कि ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो देखिए इसका भी फार्मूला हम देख लेते हैं। क्या फार्मूला होता है, Al2O3 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, Al2O3 और 2H2, इसके साथ भी क्या है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी लगे रहते हैं। अब देखिए फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस भी 3 प्रकार का होता है। एक तो व्हाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, और ब्लैक फास्फोरस होता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमारा है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो चूहे मारने वाली दवाई होती है, उसमें किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों में से किसी एक फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। और भी और भी मतलब फास्फोरस के प्रकार होते हैं, अगर उनमें से कोई है तो आप बताइएगा। ठीक है, बहरहाल हमारा क्वेश्चन ये है कि चूहे मारने वाली जो दवाई होती है उसमें किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये इसमें आप ये तो समझ ही गए कि इसमें आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा, तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा, जिप्सम। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ये आपको बताना है। क्या आर्गन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पे हमने चार्ट दे रखा है ग्रीन हाउस गैसेस का। मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो देखिए इसमें क्या कौन सी इसमें गैस मिल रही है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है। तो चलिए फिर ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरे फलों को ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो प्रयुक्त गैस कौन सी इसमें प्रयोग की जाती है। एसिटाइलिन है पहला दिया गया, दूसरे बात एथेन है, तीसरा आपके पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ना ही नाइट्रोजन होगा, ना तो हाइड्रोजन होगा और ना ही एथेन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिटाइलिन आपका सही हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो फल होते हैं इसको बोलते हैं फ्रूट्स ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एसिटाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी फल होते हैं तो उनको एक जगह पर इकट्ठा करके एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं देसी भाषा में कार्बेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बेट बोलते हैं। तो इसी से क्या है गैस निकलती है, एसिटाइलिन गैस निकलती है, जो कि फलों को पका देती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है दुरुपयोग भी किया जाता है। इस तरह से क्या है कि फलों में इंजेक्शन भी स्टालिन के लगा देते हैं, जिससे कि फल पक जाते हैं। अब इसका हमारे शरीर के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं। क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एसिटाइलिन से फलों को पका रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल कहलाता है। आर्टिफिशियल होता है, जो कि एक नुकसानदायक भी होता है। लेकिन जब नेचुरली क्या होता है कि जब फल आपके नेचुरली पकते हैं, ठीक है, नेचुरली जब आपके फल पकते हैं तो इसमें कौन सी गैस होती है, इथाइलिन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, इथाइलिन गैस होती है। अभी देखिए आर्टिफिशियल तरीके से स्टाइलिन का उपयोग होता है और नेचुरली जब फ्रूट्स पकते हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस आती है, इथाइलिन आती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। एक्स किरणों यानी कि एक्स रेज का आविष्कार किसने किया था, जिससे कि एक्सरे आजकल हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो देखिए रदरफोर्ड में यू होगा, और क्या रदरफोर्ड ने, ये रदरफोर्ड्स हैं, ये रॉन्जन हैं और ये हमारे मैक्सवेल साहब हैं और ये टॉर्सली हैं। टॉर्सली की भी स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, TORCLY टॉर्सली होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था, क्या रदरफोर्ड ने किया था, रॉन्जन ने किया था, मैक्सवेल ने या फिर टॉर्सली ने किया था। तो देखिए रॉन्जन ने क्या किया था, आविष्कार किया था एक्स किरणों का। किसने किया था, रॉन्जन ने किया था। ठीक है, एक्स किरणों का आविष्कार रॉन्जन ने किया था। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब किया था, कब की बात करें तो इनको जो है 1909 में इनकी खोज के लिए 1909 में इनकी खोज के लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इनको, रॉन्जन को, एक्स किरणों की खोज के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो रॉन्जन साहब हैं कितने हैंडसम हैं और कितने मतलब जो है फैशनेबल हैं। ठीक है, जो आजकल बियर्ड काफ़ी चल रही है, तो देखो ये कोई फैशन आजकल का नहीं निकला हुआ है, ये हमारे साइंटिस्ट भी करते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लो इसको। तो चलिए फिर ठीक है, ये तो मजाक की बात हुई। आगे अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो संवेग का मतलब p हो जाएगा, मोमेंटम, अपॉन वेग v, वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा m। तो m बराबर हो जाएगा क्या, p अपॉन v। तो वी नो दैट p इजकल टू क्या होता है, mv होता है। p इज द मोमेंटम यानी कि संवेग, m इज द मास यानी कि द्रव्यमान, एंड v इज द वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही मिल रहा है, आपका ऑप्शन जो है तीसरा मिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है।
तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए 8वें का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, धन आवेश। जब हम क्या करते हैं, कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया प्राकृतिक गैस है, दूसरा आपका पेट्रोलियम है, तीसरा आपके पास भूजल है, चौथा आपके पास कोयला है। तो इसमें कह रहा है, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन आपसे पूछ रहा है। तो ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन जो है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तीसरा भूजल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, भूजल हो जाएगा। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि, अभ्रक का उपयोग क्यों किया जाता है ये बताना है आपको कि ठीक है, खाना बनाने के बर्तन में जो अभ्रक लगा होता है नीचे बर्तन के, तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऊष्मा का सुचालक होते हैं किंतु विद्युत का कुचालक होते हैं, ऊष्मा का कुचालक होता है किंतु विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है चौथा ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अभ्रक होता है वो ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, दोनों का ही कुचालक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ये आपके पास देखिए अभ्रक दिया गया है, ये क्या है, बर्तन की जो बाहरी परत होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो दिया गया है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस में पाई जाती है। अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, कहाँ पे पाई जाएंगी, ये पाई जाएंगी, कहाँ पे पाई जाएंगी, अग्न्याशय में पाई जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। अग्न्याशय में पाई जाएंगे, ना कि अमाशय में पाई जाएंगी, ना ही यकृत में, और ना ही हृदय में पाई जाएंगी। कहाँ पे पाई जाएंगे, अग्न्याशय। यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा भाई इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये जो, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें क्या है कि दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक अल्फा सेल्स होती हैं और दूसरी कौन सी होती है, बीटा सेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो बीटा सेल्स होती हैं, तो इसमें से क्या होता है कि इंसुलिन 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 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। अब देखिए इंसुलिन काम क्या करता है, इंसुलिन काम क्या करता है, लीवर के अंदर जो ग्लूकोज होता है तुम्हारा, उस ग्लूकोज को ये इंसुलिन, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन 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 के फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो तुम्हारे पास पैंक्रियाज दिया गया है, यानी कि अग्न्याशय दिया गया है, इसमें क्या है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की इसमें सेल्स होती हैं, एक अल्फा सेल्स होती है, दूसरी कौन सी होती है, बीटा सेल्स होती हैं। अब बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं। अब ये इंसुलिन काम क्या करता है, लीवर में, कहाँ पे, लीवर की हम बात करें, ठीक है, लीवर में ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट्स को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक है, हिंदी में कोडिंग सेगमेंट यहाँ पे लिखा होगा। तो डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है। तो देखिए कोडान है या म्यूटान है या फिर इंट्रॉन है या फिर आप एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन में यहाँ पे ई होगा, ना कि ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ई होगा। अब चलिए ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें पहला ही सही हो जाएगा। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोडान बोलते हैं। ठीक है, कोडान बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये सेगमेंट वगैरह बने हुए हैं, तो इसको आप समझ लीजिएगा। इसको काफ़ी ज़्यादा अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर में बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी तरफ तो हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्व की बात कर रहा है। तो देखिए पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका मुख्य पोषक तत्व होता है, कौन सा होता है, मुख्य पोषक तत्व होता है। एक आपका गौण पोषक तत्व होता है,
एक कौन सा होता है, गौड़ पोषक तत्व होता है, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन है, दूसरा सोडियम है, कॉपर है, और चौथा आपके पास कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो होता है ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है इसमें आपका सही हो जाएगा कैल्शियम, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये जो पिक्चर्स हैं ये गलती से लग गई हैं, चलिए फिर भी ठीक है, हम इसको समझ ही लेते हैं। यहाँ पे ये सिलिकॉन के बारे में बताया गया, ये क्या है आपके पास, सिलिकॉन है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, चमकीला होता है, भड़कीला होता है, ठीक है। यानी कि इसमें चमक होती है सिलिकॉन में, ठीक है। और इसका जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो है पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये आपको बताना है। क्या जीवाणु से प्राप्त होती है, फफूंद से प्राप्त होती हैं, शैवाल से प्राप्त होती हैं, नील हरित शैवाल से प्राप्त होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक है यानी कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो फफूंद से प्राप्त होती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है वो आपका दूसरा सही हो जाएगा। किससे प्राप्त होती है, फफूंद से प्राप्त होती है, ठीक है। फफूंद से प्राप्त होती है। तो अब देखिए फफूंद कौन सी होती है, पेनिसिलियम नोटेटम भी हो सकती है, तो जिसका हमने नाम बताया भी पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये आपके पास क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम है, और उससे क्या है पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। ये देखिए पेनिसिलिन है जो कि एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, ठीक है। तो चलिए हम फिर ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है, विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें देखिए ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो उस ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का स्रोत, फैट भी है, प्रोटीन भी है, ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि विटामिन जो है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका विटामिन यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो विटामिन होती हैं, विटामिन ये विकास विकास शरीर के विकास यानी कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट्स ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी मसल्स के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है। अब देखिए ये फैट है, तो फैट तो नुकसानदायक होता ही है। तो देखिए ये क्या है, फैट हमारा जम गया है, ठीक है। ये क्या है, येलो कलर से जो दिखाई दे रहा है ये फैट जमा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा बताना भूल गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम सोच रहे हैं बता देते हैं। आपके पास हमने ये बताया था कि आपके पास सूक्ष्म पोषक तत्व कितने तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य एक होता है आपका, मुख्य होता है, और गौड़ होता है आपके पास, गौड़ होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो देखिए मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और यहाँ पे जो है पोटेशियम होगा, ठीक है, एनपीके जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एनपीके नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और आपके पास क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये आपके क्या होते हैं, जिसको हम पोटास बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटास बोलते हैं। अब देखिए साथ में क्या है कि यहाँ पे जो गौड़ वाले हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और आपके पास सल्फर हो गया। ये कौन से होते हैं, गौड़ पोषक तत्व होते हैं। अब सूक्ष्म पे आते हैं। सूक्ष्म में जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन हो गया, जिंक हो गया, और कॉपर हो गया, और आपके पास जैसे मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, एमओ जिसको बोलते हैं, बोरान हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया। तो ये आपके क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो आज आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड्स जिसको भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें, बहुत ज़्यादा ही शेयर करें, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तब, ठीक है, वरना आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।